दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। हम लोग टारगेट सीरीज के अंतर्गत दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं टारगेट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी करना। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू किया है? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। एक्चुअली इस ट्रीटमेंट के तहत जो महिलाएं किसी कारणवश मां नहीं बन पाती हैं तो इस ट्रीटमेंट के माध्यम से वो मां बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है वह कौन सा राज्य है। देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईवीएफ ट्रीटमेंट अपने सरकारी अस्पतालों में शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब या फिर राजस्थान। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज किया है। देखिए हमने ये दैनिक भास्कर का एक कटआउट लिया है न्यूज़पेपर का, इसके माध्यम से आप सरल भाषा में समझ पाओगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट होता क्या है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गर्भ धारण करने का एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। इस प्रोसेस के तहत जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। इस प्रणाली में होता यूं है कि महिला के अंडों और पुरुषों के स्पर्म को लैब में एक साथ रखकर फर्टिलाइज किया जाता है, यानी ग्रो किया जाता है। और जब एक सर्टेन टाइम के बाद जब भ्रूण बनकर तैयार हो जाता है इस तरीके से, तो उसको महिला के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा अपने जो है सरकारी अस्पतालों में। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। चलिए दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने का वायदा किया है? आपके ऑप्शंस हैं पीएम वाल्मीकि योजना, पीएम भारत कौशल योजना, पीएम श्रम कौशल योजना या पीएम विश्वकर्मा योजना। एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पीएम यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो है पारंपरिक शिल्प और कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई जाएगी। एक्चुअली इस योजना में होगा यूं कि जो एससी एसटी ओबीसी की जो महिलाएं हैं और जो कामगार तबका है देश का, उनको लाभ होगा। एक ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसके तहत कार्यों को बढ़ावा करने और कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा, उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एओ ह्यूम ने किया, लॉर्ड डफरिन ने, एनी बेसेंट या फिर ग्रिफिथ, आर्थर ग्रिफिथ ने। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया गया था। एओ ह्यूम आपको पता होगा कांग्रेस का जो इनको जनक माना जाता है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। लॉर्ड डफरिन थे उस समय वायसराय। ठीक है, चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना होती है वर्ष 1875 में। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावोत्स्की और कर्नल अल्काट ने की थी। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है अडियार यानी जो मद्रास में है वहां पर खोला जाता है। और 1889 में एनी बेसेंट सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनती हैं और 1893 में भारत आती हैं और सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में ले लेती हैं। थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, यानी कि हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व इंडिया में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ओके, चौथा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है तो उसकी वैधता की जांच किस रिट के द्वारा की जाएगी? और आपके ऑप्शन हैं निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार प्रेक्षा या परम आदेश। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने सरकारी पद पर बैठा है तो उसकी वैधता की जांच किस रिट के द्वारा की जाएगी? जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से रोक देता है। चलिए अब आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, भारत में अंडर आर्टिकल नंबर 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करने का जो हक है
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। आप उन रेटों के नाम लिख दीजिए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आप रिसर्च कीजिए कौन कौन सी रेट जो है किस काम आती हैं, अन्यथा हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो है पहले खुद से रिसर्च कर लीजिए, बाद में आपका रिवीजन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक का मतलब जो तुरंत घटना ऐसी क्या घटी जिसकी वजह से विद्रोह फूट पड़ा। देखिए, तात्कालिक कारण था धार्मिक कारण। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक भी था और सामाजिक भी था, बट ये तात्कालिक कारण नहीं थे। तात्कालिक कारण धर्म था। ठीक है, यानी धर्म ही एक ऐसा तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो फूट पड़ा। देखिए, हुआ यूं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीदी थी नई एनफील्ड राइफल, और उस राइफल को यूज करने के लिए जो उसमें कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस को भरने से पहले दांतों से छीला या काटा जाता था, और उसमें जो बारूद थी उसके बाद उस राइफल में डाली जाती थी और उसके बाद उसमें गोली भरी जाती थी। और अफवाह ये फैल गई कि उस कारतूस में जो उसका खोल है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदू जो सिपाही थे उनको लगा कि उनके धर्म भ्रष्ट किया गया है, क्योंकि उसमें गाय का चर्बी का यूज किया गया था। उसी प्रकार मुस्लिम जो थे, यानी मुस्लिम जो सिपाही थे, उनको लगा कि उनका भी धर्म भ्रष्ट किया गया है, क्योंकि उसमें सुअर का मांस जो है चर्बी लगी हुई थी। तो इस तरीके से ये धार्मिक कारण बनता है 1857 की क्रांति के शुरुआत का। ठीक है, तात्कालिक कारण था। छठवां प्रश्न है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, यानी आपको बताना है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ में, बोध गया, कपिल वस्तु या फिर राजगृह। देखिए, इस प्रश्न का जो जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी बिहार के बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का जन्म होता है वैशाख की पूर्णिमा को, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है वैशाख की पूर्णिमा को, और बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख की पूर्णिमा को ही होती है ना। इंटरेस्टिंग बात। चलिए, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कपिल वस्तु बुद्ध का जन्म स्थान है तथा राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध की जो चार महत्वपूर्ण स्टार्टिंग की जो चार महत्वपूर्ण संगीतियां हुई हैं उनके बारे में। देखिए, पहली जो संगीति हुई है वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और शासन काल में हुई थी किसके। चलिए, आप हमें बताइए किसके शासन काल में हुई थी। ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, यानी 100 वर्ष के बाद, और इसके अध्यक्ष थे साबक मीर, और ये होती है वैशाली में, और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, और मोगलीपुत्र तिस जो थे इसके अध्यक्ष थे, और ये अशोक के शासनकाल में होती है। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में। और चौथी संगीति होती है कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक, और इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, और ये होती है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी संगीति। और चौथी संगीति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। चलिए, सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं चिल्का झील, अष्टामुड़ी झील, पुलिकट या फिर कोलेरू झील। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी अष्टामुड़ी झील जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब ये है कहाँ पर, चलिए मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिए, मैप की स्टडी आप रोज किया कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट मैप को आप देखा कीजिए, डिवाइड कर लीजिए आप सेक्शन वाइज। ठीक है, मैप को उसके बाद आप जो है डिस्कस कर सकते हैं किसी और अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, अष्टामुड़ी झील जो है भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ये झील है। 8 भुजाओं के आकार की है। आप देखोगे ये है केरल का मैप। ठीक है, ये है केरल का मैप, और ये इस तरीके से ये दे रखी है यहाँ पर, यानी कि ये वाली झील है अष्टामुड़ी झील। आप देखोगे 8 भुजाओं वाली झील है। अब इसमें 8 भुजाएं कौन कौन सी हैं आप गिन लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इसके जस्ट ऊपर है वेम्बनाड झील, ये वाली झील। और ये वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। अक्सर आपने देखा होगा नौका दौड़ होती है एक, जिसमें एक नाव होती है बहुत लंबी होती है, और जिसमें बहुत सारे जो है जो नाविक होते हैं वो बैठ जाते हैं, और चप्पू के माध्यम से उस नाव को बहुत स्पीड में लेकर जाते हैं। तो वो जो होती है ना, नेहरू ट्रॉफी के अंतर्गत होती है वो झील जो है नौका दौड़। और ये होती है केरल की वेम्बनाड झील में, और भारत की सबसे लंबी झील है केरल की वेम्बनाड झील, याद रखना। अष्टामुड़ी झील केरल में स्थित है, ये भी याद रखना। हमारे प्रश्न का सही जवाब अष्टामुड़ी झील ही था, क्योंकि केरल पश्चिमी तट पर स्थित है, तो केरल जो झील है वो भी पश्चिमी तट पर स्थित होगी। चलिए, रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेटराइट मिट्टी के लिए, डेल्टाइक मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी के लिए? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काली कपासी मिट्टी को रेगड़ या उसको रेगुर भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, जो काली कपासी मिट्टी होती है उसको रेगुर या रेगर भी कहा जाता है। और ये मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, कपास के उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। कपास के अतिरिक्त ये मिट्टी गन्ना, गेहूं, प्याज, फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में हुआ है, काली मिट्टी का। ओके, चलिए नौवां प्रश्न है, आपको बताना है डब्ल्यूटीओ संगठन जो है यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहते थे? GATT, यूनिसेफ, फाओ या फिर अंकटाड? आप चाहो तो इनकी फुल फॉर्म आप हमें लिखकर बता सकते हो। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब है GATT यानी गेट के नाम से इसको जाना जाता था पहले WTO को। गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ष 1995 में 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर जो है गेट का स्थान ले लिया जाता है WTO के द्वारा। और WTO का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। देखिए ये प्रश्न जो है हमने पूछा था आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में, यानी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में पूछा था, जिसमें हमने ये पूछा था आपसे कि WTO के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में। तो नाइजीरिया अमेरिकी हैं जिनका नाम है नगोंजी ओकोंजो आईवीएला, वो WTO की अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। उसी समय हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको उस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से यानी गेट के नाम से जाना जाता था WTO को वर्ष 1995 से पहले। चलिए 10वां प्रश्न है, आपको बताना है शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? रक्त का स्कंदन नहीं, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति ऐसी होती है जिसके कारण ये नहीं जमता है ब्लड? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन या फिर प्लाज्मा? देखिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। हिपेरिन के कारण रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। शरीर के अंदर का स्कंद जो रक्त है, रक्त का स्कंदन हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। हिपेरिन हमारे शरीर में रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, विशेष पदार्थ होता है ये जो रुधिर को जमने नहीं देता। और मनुष्य के अलावा ये मच्छर की लार में भी हिपेरिन पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। 11वां प्रश्न है OMR का तात्पर्य है, यानी OMR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑक्टल मार्क मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या फिर ऑक्टल मार्क रीडर। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्टिकल मार्क रीडर एकदम सही है, यानी कि OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी इसको कहते हैं। और ये होता है इस प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज या पेंसिल पर पेन से चिन्हित किए गई उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति की जांच की जाती है। और आपको पता होगा जब आप एग्जाम देने जाते हो तो OMR सीट को फिल करते हो तो जो मशीन उसको चेक करती है वो यही चेक करती है कि किस प्रश्न का जवाब कहाँ है और किस प्रश्न का जवाब दिया है और नहीं दिया है। ठीक है, यानी पेन पेंसिल जो भी आप यूज करते हो OMR पे उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को वो चेक करती है, मशीन जो होती है। ठीक है, 12वां प्रश्न है अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर आपके ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। एंड अलकनंदा और भागीरथी पर का जो संगम है वो होता है देवप्रयाग में। चलिए मैप के थ्रू अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए स्टार्टिंग होती है अलकनंदा से, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी स्टार्ट होती है और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा इसमें जाकर मिल जाती है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम मिलता है आपको विष्णु प्रयाग में। आगे चलती है अलकनंदा, फिर मिलती है ये नंद प्रयाग में, नंदाकिनी मिलती है इससे। ठीक है, उसके बाद फिर कर्ण प्रयाग में आप पिंडार गंगा मिलेगी और फिर मंदाकिनी मिलेगी आपको रुद्र प्रयाग में। उसके बाद मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा की ये मुख्य धारा है, यानी अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो हैं आपको देव प्रयाग में मिलेगी। और उसके बाद ये जो रिवर है संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। यहाँ से मैप है, एक बार फिर से स्टडी कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उस उच्च न्यायालय के द्वारा जिसमें इसे चुनौती दी गई हो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाएंगे। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 71,
जिसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी समस्याएं और उनसे संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक याचिका के अलावा और कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा और फिर उच्चतम न्यायालय इससे संबंधित निर्णय देगा। 14वां प्रश्न है, पतंजलि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक और मध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, या फिर पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार। देखिए, पाणिनि ने लिखी थी एक संस्कृत व्याकरण, उस पर उन्होंने एक टीका लिखी। किसने? पतंजलि ने। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं और हिंदुओं के 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत में से एक हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी है जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि का कार्य जो काल है वो 200 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न और प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं 151, 161, 168, 145 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 161, यानी 161वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 2023 के अंतर्गत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए कि 1 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस रिपोर्ट्स को जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। 180 देशों के सूचकांक में भारत को 36.62 अंक के साथ 161वां स्थान मिला है वर्ष 2023 में, और जबकि 2022 में भारत को रैंक मिली थी 150वीं, यानी कंडीशन खराब हुई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अकॉर्डिंग भारत में। तो चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।